आंसर राइटिंग इज मस्ट, आपको करना ही चाहिए। बहुत समय से ये चेंजेस आ भी रहे हैं और एक छोटा सा मैसेज, बहुत लोग इसी डर से उतर अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं लाइफ, और रोज खुद से लड़ना ही सबसे बड़ी लड़ाई है। तो जाके इसके आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक वो थोड़े जो बोरिंग सजेशंस होते हैं वही कई बार काम कर जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी, आपको एक कंटिन्यूस लेवल पर तैयारी करते रहना चाहिए, नहीं कि एक दिन किया एक दिन नहीं किया। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और रिविजन और प्रैक्टिस। टेस्ट सीरीज हो, आंसर राइटिंग हो, तो रिविजन और प्रैक्टिस बहुत बोरिंग चीजें होती है, पर आखिरकार आई थिंक वही काम सबसे इम्पोर्टेंट वही है। और स्टूडेंट उसको छोड़ के भागते और आंसर राइटिंग भागते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या वॉइस क्लियर आ रही है आप सभी को? स्वागत करता हूं। आज मैं इस नए ऐप पे ओजांग एडू, एक नई एरा की हम शुरुआत कर रहे हैं और मैंने क्लास को यूट्यूब पे भी लाइव रखा है। इसका कारण है कि कई बच्चे अभी ऐप को इस्तेमाल करना नहीं सीख पाए हैं और इस ऐप में बहुत सी खूबियां आपको जैसे पता चल चुका होगा कि अब मैं आपको देखकर भी आपसे बात कर सकता हूं, एक रियल टाइम फीलिंग के साथ बात कर सकता हूं। और आपकी अब प्रश्न पूछने के लिए आपको सिर्फ चैट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर मैं माइक ऑन करता हूं तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं कि मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं और मैं आपके सवालों का वहां जवाब दे पाऊंगा। डेफिनेटली इसमें बहुत सी नई नई खूबियां हैं और सबसे खास बात है कि हम लोग काफ़ी कुछ अच्छा जो है वो कर सकते हैं, राइट। और कई नई चीज़ें हैं, लाइव क्विज, और एक जो मेरा बहुत 2-3 सालों से एक सपना था, जैसे मैं जब शुरुआत करता था तो मैं एक क्लब चलाया करता था जहां हम बहुत ही कंसेंट पे डिबेट किया करते थे। तो अब आज वर्चुअल एरिना में ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे वापस वो एज मिल गई है, वापस वो चीज़ें मिल रही हैं। सो इसके साथ हम लोग जो है वो चल रहे हैं। सो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है खासतौर पे जो हमारे नए बच्चे उनके लिए, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग जो है शुरू करते हैं आगे के काम। और यूपीएससी की तैयारी के लिए आज हमारा क्या बेसिक फंडामेंटल है इसको समझते हैं। 2 साल की स्ट्रेटजी क्या होती है इसको भी हम लोग समझते हैं, और कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं इसको हम लोग। एक बात कहने जा रहा हूं, जो एक क्लास शुरू हो रही है, कॉन्सेप्टर की क्लासेस शुरू हो गई हैं, राइट। और कॉन्सेप्टर की क्लास में मैं ज्योग्राफी एक बार बेसिक में पढ़ा चुका हूं, दोबारा मैं इसको करके, और आज मैं पूरा टाइम टेबल डिस्कस करूंगा कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा। और बीच में कुछ दिन की देरी हुई, उसके लिए सॉरी बोलना बनता नहीं, क्योंकि मैं कोई टेक्नोलॉजी होती है उसको करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसी बीच में कई घटनाएं हुई। यूपीएससी का रिजल्ट आया, एक हिस्टोरिकल रिजल्ट रहा, इसी के तुरंत बाद प्री, बहुत ही ज़्यादा एक प्रेशर, मतलब 1 हफ्ते के अंदर प्री का एग्जाम था। वहाँ पर भी हमने प्री के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आए, आपने देखा एनालिसिस में, और कई बच्चों ने कहा भी कि जो हमने इनिशिएटिव्स लिए थे वो हमारे बहुत काम आए। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही हिस्टोरिकल मोमेंट रहा। तो इस बीच में कई चीज़ें एक साथ होने की वजह से, और ऐप, वेबसाइट, आपको पता होगी कल मैंने जो एक वेबसाइट लॉन्च की है www.ojangedu जो है .com, और यहाँ पर ढेर सारा पढ़ने का मटेरियल, और इस पर लगातार जो आप फीडबैक दे रहे हैं उस पर हम और नई नई चीज़ें प्रोसेस कर रहे हैं। आपको 1-2 दिन के अंदर और बड़े बड़े चेंजेस दिखाई पड़ेंगे। वेबसाइट इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी है, इसमें वीडियो लिंक भी है, ऑडियो लिंक भी है, सारी चीज़ें इसके साथ आ रही हैं। और अब हम इसके साथ जो है वो क्वेश्चन आंसर प्रिपरेशन विद टीचर्स हेल्प हम ये भी लेकर आ रहे हैं। तो बहुत कुछ जो है इसमें आपको इस समय पढ़ने के लिए मिल रहा है। और एक नई सीरीज में शुरू करने जा रहा हूं, जो बहुत सी ऐसी किताबें होती हैं जिसपे कुछ बहुत अच्छे कंटेंट दिए होते हैं, आपको वो नहीं मिल पाता, तो मैं दिन भर कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूं। तो वो भी मैं अब आपके लिए लेकर आ रहा हूं, ताकि आपका जो है वो अपग्रेडेशन हो। इस बार अगर आपने पेपर देखा होगा तो यूपीएससी का पेपर एक अलग जोन में जा रहा है, एक अलग इंपॉर्टेंट तरीके से जा रहा है। तो जो चीज़ें मैंने की हैं वो धीरे धीरे मैं उसको आगे लेकर जा रहा हूँ। इनोवेशन कर रहे हैं, और हमने अपने आप टैगलाइन ही बना लिया है, इनोवेशन इन एजुकेशन। हम लगातार इनोवेशन करते रहेंगे और हम लगातार जो है उसके माध्यम से आगे बढ़ते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम शुरू करते हैं अपनी चीज़ों को। और सबसे पहले मैं एक चीज़ कहूँगा, ये मेरी और तुम्हारी दोनों की कहानी है। हम दोनों कॉपरेट टू डोमिनेट तरीके से चलेंगे। 2 साल का सफ़र है और बहुत सी घबराहट होगी, बहुत से चैलेंजेस से मैं 1 हफ्ते से क्लास नहीं ले पाया था ड्यू टू द और सर्कमटेंसेस की। जो रिजल्ट आया, फिर टॉपर से मिलना, उसके बाद जो है वो तमाम जो प्री का हो गया, उससे पहले एनालिसिस, सारी चीज़ों का जो सेगमेंट था वो एक साथ हमारे ऊपर प्रेशर आया।
तो हमने लगातार इस पर काम किया और कुछ नई चीज़ें मुझे लाने के लिए कुछ नए लोगों को जोड़ना ज़रूरी था, इसलिए भी मुझे उनसे जाकर मिलना हटना मेरा बहुत ज़रूरी हो गया था। बस यही कहना चाहूँगा कि निकला हूँ मंजिलों की तलाश में। मैंने सुबह जो इसको एक मैं लिखने की थोड़ी आदत है, तो मैं अपनी बात ये तुमसे कह रहा हूँ, ये शायद तुम्हारी भी बात हो सकती है कि निकला हूँ मंजिलों की तलाश में, ना खुद की फिक्र ना ज़माने का डर। निकला हूँ मंजिलों की तलाश में, ना खुद की फिक्र ना ज़माने का डर। कौन हूँ तुम मुझसे पूछते हो, पूछा लोगों ने, रिजल्ट तुम्हारा है क्या? कौन हूँ, क्या हूँ, राइट? एक ने लिखा कि यार ये फोटो दिखा दिखा के कब तक क्या करोगे। तो क्वेश्चन तुमने उससे नहीं पूछा कि घर क्यों नहीं गए उसके साथ आत्मीयता से क्यों नहीं जुड़े, उसने अपने किसी टीचर की कभी फोटो किसी टॉपर ने क्यों नहीं इससे पहले शेयर की, मेरी ही क्यों की, राइट? कौन हूं क्या हूं कभी सोचा नहीं। तुम चाहे जो कहो, मैंने कभी सोचा नहीं कि कौन हूं क्या हूं, मैं कहां से आया हूं। ठीक है, एक जैसे फोटो थी कि नहीं मेरे पास पैसे थे, नहीं है इस पूंजीवाद से लड़ने के लिए इतना कैपिटल, कोई बात नहीं है, कभी सोचा नहीं, जमाने ने रोका पर रुका नहीं। यही मेरी कहानी और ये तुम्हारी कहानी होनी चाहिए, क्योंकि इस 2 साल के सफर में तुम्हें बहुत अप्स एंड डाउन से गुजरना पड़ेगा। और जानते हो सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे साथ होगी, तुम्हारे अंदर भ्रम पैदा होगा, तुम्हारे अंदर चीजें ऐसी पैदा होंगी जो तुम्हें डिविएट करेंगी, तुम्हें अलग लेकर जाएंगी, और खुद को वापस कंपोज करके वापस लेकर आना, यही तुम्हारा सबसे बड़ा चैलेंज होगा। तो लेट्स स्टार्ट। इसी बात से मैं शुरू करता हूं कि निकला हूं मंजिलों की तलाश में, ना खुद की फिक्र ना जमाने का डर। कौन हूं क्या हूं कभी सोचा नहीं। खुद को जमाने के हिसाब से इवेल्युएट मत करो, अरे वो बेकार है, वो ऐसा है वैसा है। मैंने खुद को कभी नहीं इवेल्युएट किया। लोग आज क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तेरी नई एकेडमी अच्छा रिजल्ट कैसे दे सकती है, मतलब किसी की बपौती हो गई है कि वो फलनवा जो है वही अच्छा रिजल्ट देगा, बाकी कोई नहीं दे पाएगा। एंड जमाने ने रोका पर कभी रुका नहीं। तो इनोवेशन की एरा में हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब लेट्स स्टार्ट करते हैं। हम कॉन्सेप्ट 2 ईयर स्ट्रेटजी के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या मैं पढ़ाने जा रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में कभी डाउट क्लियर ना हो। ठीक है, तो 2 ईयर स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि 2-3 चीजें आपके पास होंगी। पहला, किसी भी प्लानिंग को स्टार्ट करने से पहले क्या तुम्हारे पास सिलेबस एनालिसिस है? क्या तुमने सिलेबस को पढ़ा, समझा, जाना और अपने जीवन में उतारा? पहला क्वेश्चन ये। क्या तुमने प्रीवियस ईयर पेपर, जैसे अभी इस बार का पेपर हुआ, तुम में से कितने लोगों ने इसको पढ़ा? जैसे हमने एनालिसिस करके दिखा दिया, सबसे पहले एनालिसिस किया। डिटेल एनालिसिस वेबसाइट पे अवेलेबल है, अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो डिटेल एनालिसिस, कल जो है वो सर आ रहे हैं, ठीक है, सर जो है वो कल इसके बारे में बात करेंगे। सर पहुंच के कल सीसैट का एनालिसिस कर रहे हैं। तो लगातार जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर, क्या इन दोनों चीजों के आपके पास है? नहीं है तो यूट्यूब पे ही आपके पास देश का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव 16 लेक्चर से ज्यादा मैंने लिए हैं, सिलेबस एनालिसिस यहां पड़ा हुआ है। अगर ये सिलेबस नहीं है तो आपके लिए यूपीएससी में कोई जगह नहीं, बेकार में अपना और अपने माँ बाप का समय और पैसा खर्च कर रहे हो। आगे तुम्हें कुछ भी इसमें कोई फायदा है नहीं। 2 साल बाद जो रिजल्ट आएगा वो मेरे से आज जान लो, यहां तुम्हारे लिए कोई जगह ही नहीं। तुम न्यूज़पेपर कभी नहीं पढ़ पाओगे, तुम्हें पता ही नहीं रहेगा बुक में से क्या निकालना है, बुक में से क्या छोड़ना है, तुम कभी नहीं जान पाओगे। जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम, राइट? अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस की। प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस आपको कुछ बताता है, ये हमें आने वाले क्वेश्चंस, हमें जो पैटर्न है, जो लोग पेपर सेट कर रहे हैं उनके माइंडसेट, बहुत कुछ हमें ये जो है वो बताने की कोशिश करता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो हम 2 ईयर स्ट्रेटजी पर पूरी तरीके से फोकस करते हैं। मैं बता देता हूं, राइट, और बाकी सारी चीजें जो है वो आपको इस पे पता चलनी शुरू हो जाएंगी। लेट्स स्टार्ट, हम लोग शुरू करते हैं इस पे। डन? चलो, सो लेट्स स्टार्ट। अब जरा ध्यान से इसको देखो। इस बार का पेपर जो अभी यूपीएससी प्री का पेपर हुआ, वो हमसे क्या कह रहा है, और मैं तुमसे स्ट्रेटजी क्यों शेयर करने जा रहा हूं, ये भी आप ध्यान से समझो। बेसिकली जब हम यूपीएससी, मेरी बात से इत्तेफाक हो तो कमेंट जरूर करना, जब हम यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं, राइट, जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें बड़ा डर लगता है, होता है ना? हम बड़ी सावधानी से पढ़ते हैं, ये भी तुमने देखा होगा, बड़े आराम आराम से लक्ष्मीकांत की बुक, विपिन चंद्रा की बुक, ठीक है, तो ये हम सारी चीजें लगातार धीरे 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 पढ़ते हैं, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली इस बार का जो पेपर रहा है उसने इस धारणा को तोड़ दिया है। मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है ये तुम्हें समझना पड़ेगा कि ओजांग आईएएस एकेडमी में किस तरह से टीचिंग की जाती है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिफेंसिव। क्रिकेट अगर खेलते होगे तो जैसे नहीं राहुल द्रविड़ खेलते थे, ठकर 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 3-4 दिन तक, ठीक है, इसको बोलते हैं डिफेंसिव प्ले करना। तो हमें जो है बताया जाता है कि यूपीएससी बहुत टफ एग्जामिनेशन है, बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है, यू हैव टू बी वेरी डिफेंसिव। और हम साल 2 साल 3 साल एक आध अपना अटेम्प्ट खराब करने के बाद भी हम डिफेंसिव खेलते हैं कि हमें डिफेंसिव रहना है। यूपीएससी का जो पेपर है
वो इस बार डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव था। अगर ध्यान से तुम इस पैटर्न को अगर मैं 2 लाइन में समझाने की कोशिश करूं जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं, राइट, तो वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, और वो ये है कि हम जो है वो बहुत ही डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव होना पड़ेगा। ऑफेंसिव यानी कि हमें प्रहार करना सीखना पड़ेगा। हमें यूपीएससी जैसी महान संस्था से डर कर नहीं, हमें प्रहार के रूप में जाना पड़ेगा। यानी हमें अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी, अगर अब तुम कर पाओगे, अगर तुम अब यूपीएससी क्लियर करना। अभी 2 दिन पहले एक सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट है, दैनिक जागरण में उनका आर्टिकल छपा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। उन्होंने कहा कि आज की डेट में प्री निकालना लक बाई चांस हो गया है, यानी किस्मत का खेल हो गया। आप लोगों ने भी पक्का पढ़ा होगा, राइट। तो अब ऐस कंडीशन में क्या होगा कि आप लोग जो है उस कंडीशन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस कंडीशन में आपको एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लक बाई चांस हो गया, मतलब निकलेगा नहीं निकलेगा किसी को नहीं पता। तो अब इस कंडीशन में मैं आपको स्ट्रेटजिकल चेंज बताने जा रहा हूं कि अगर अब आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आपको किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी है। तो हम में से ज्यादातर स्टूडेंट की जो ओल्ड स्ट्रेटजी है, अगर मैं इसको ओल्ड स्ट्रेटजी यानी पुरानी जो अगर मैं इसको रणनीति कहूं, ठीक है, तो पुरानी रणनीति के अंतर्गत हम डिफेंसिव यानी रक्षात्मक रूप से हम तैयार होते थे, हम डिफेंसिव खेलते थे। ठीक है, एग्जाम टफ है, 2 साल में किसी का नहीं होता, 3 साल में किसी, पहले प्रयास में किसी का आईएएस नहीं निकलता। ये बात आपने भी कही होगी और आपने भी सुनी होगी। सो हम डिफेंसिव, माँ बाबू जी को बता दिया अरे बहुत टफ एग्जाम है, जल्दी नहीं होता। यूपीएससी की न्यू स्ट्रेटजी, जितना मैंने पेपर को एनालिसिस किया, लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं आपके। ठीक है, न्यू स्ट्रेटजी में क्या रीजन है कि हमारे क्वेश्चन फंसते हैं? हम बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होकर खेलते हैं, राइट, एग्रेसिव। अब समझना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, राइट, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, राइट। तो न्यू स्ट्रेटजी में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बहुत ही एग्रेसिव होकर, बहुत ही ऑफेंसिव होकर हमें खेलना पड़ेगा। हमें फ्रंट फुट पे, अगर क्रिकेट आप लोग जानते होंगे तो हमें फ्रंट फुट पे खेलना पड़ेगा। अगर आप यूपीएससी को इस कठिन, ठीक है, अगर इस कठिन सेगमेंट में अगर आप क्रैक करना चाहते हो, तो अब बेसिकली ये तैयारी का कौन सा तरीका, ये नई स्ट्रेटजी, नई रणनीति क्या है, हम कैसे ऑफेंसिव खेलते हैं, मैं इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करता हूं। सो जो न्यू स्ट्रेटजी है इसको समझने की कोशिश करना। न्यू स्ट्रेटजी में आपको, जैसे मैंने एक बार वर्ड किया स्टैटोडायनेमिक, स्टैटोडायनेमिक, ध्यान से इसको लिखते जाओ जो बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर तुम नए पैटर्न में, जो अगर आप लोगों ने एडिटोरियल पढ़ा होगा, वो एडिटोरियल आपको अच्छी तरीके से पता होगा, तो उस एडिटोरियल में आपने ध्यान से देखा होगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है कि बड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है। ठीक है, तो अब मैं जरा इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, कि ये स्टैटोडायनेमिक, स्टैटिक पार्ट का मतलब होता है जिसके आप लोग हिस्ट्री बोलते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इनके जो कोर सब्जेक्ट हो गए। डायनेमिक का मतलब हुआ जो करंट बेस हो गया, करंट एंड एनालिटिकल बेस। तो स्ट्रेटोडायनेमिक बेस हो गया। लेकिन जो नई स्ट्रेटजी है वो बहुत ही ऑफेंसिव, रिस्क टेकिंग है। ऐसे बहुत से इस बार क्वेश्चन आए जिनके ऑप्शन में बड़ा हेर फेर था, ठीक है, जिनके ऑप्शन में बड़ा हेर फेर था, और वो लार्जर डायमेंशन, जैसे मैंने योजना और कुरुक्षेत्र की क्लास पढ़ाई, योजना प्लस कुरुक्षेत्र की क्लास पढ़ाई। कई बच्चों ने मुझसे पूछा कि ये प्री में हेल्पफुल है कि नहीं है, लेकिन अगर पेपर दिया होगा तो तुम्हें दिखाई पड़ा होगा कि वो काफी हेल्पफुल है। डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएंगे अब किसी सोर्स से, लेकिन वो ये बताता है कि इस सोर्स से मुझे एक ऑप्शन, अगर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो उसमें एक ऑप्शन को आइडेंटिफाई करने में मुझे बहुत ज्यादा हेल्प हो रही है, बहुत ज्यादा हेल्प हो रही है। सो इन दैट केस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो होती है नई स्ट्रेटजी। न्यू स्ट्रेटजी में आपको बहुत ही फ्रंट फुट पे खेलना पड़ेगा। अब फ्रंट फुट पे खेलने के लिए, अगर आप लोगों ने क्रिकेट देखा होगा, जो खिलाड़ी जिसको जैसे जीतना होता है, तो जब वो फ्रंट फुट पे खेलता है तो वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है। यही सेम एडिटोरियल कहा गया है 2 दिन पहले जो दैनिक जागरण में एडिटोरियल छपा था कि अब प्री निकालना बहुत ज्यादा रिस्की हो गया है। अब जो है वो लक बाई चांस का खेल होता चला जा रहा है, निकला तो नहीं निकला, किसी को नहीं पता चलता क्या हो रहा है। तो ये जो फ्रंट फुट है, इस बार जैसे कई बच्चों ने देखा जीएस अच्छा हुआ, सीसैट में लुढ़क गए, ठीक है, जीएस के किसी एक पोर्शन के क्वेश्चन ही उन्हें समझ में नहीं आया कि बेसिकली क्या हो रहा है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको नई स्ट्रेटजी, अगर आप यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं तो आपको नई स्ट्रेटजी के अंतर्गत स्टैटोडायनेमिक प्लस अपना जो फ्रंट फुट पे खेलने का मॉड्यूल है वो चेंज करना पड़ेगा। यानी सबसे पहले यू हैव टू, अपना जो फियर है कि ये नहीं निकलता, बहुत मुश्किल है, इसको निकाल के पहला बाहर करो। दूसरा, स्टैटोडायनेमिक पढ़ो, स्टैटोडायनेमिक,
और स्टैटोडायनेमिक में भी 2 पार्ट कर दो, इसके भी 2 पार्ट कर दो। नंबर 1 लेवल 1 पार्ट। लेवल 1 पार्ट में यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉजेस, सिंपल सा, यानी हर चीज का कारण जानो। लेवल 2 में, जिसको हम लोग लेवल 2 एक ही सब्जेक्ट का, मान लो हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री के 2 पार्ट होंगे, लेवल 1 एंड लेवल 2, राइट। अब उस कंडीशन में लेवल 2 जो है वो इफेक्ट क्रिएट करेगा, प्रभाव, यानी कारण और प्रभाव के साथ हमें जाना पड़ेगा। कारण का मतलब होता है किसी चीज का कारण, यानी उसके सीक्वेंस, उसके होने, उसके आगे बढ़ने कि आपको कारणों की जांच करनी है, यानी कि ये क्या कहलाता है, इसको एनालिसिस पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाम तो सुना होगा, एनालिसिस पार्ट बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं विश्लेषण करना। और जो लेवल 2 होता है, जो इफेक्ट होता है, प्रभाव, प्रभाव बहुत व्यापक होता है। जैसे मान लीजिए कोई ह्यूमन एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, तो उसका समाज पर प्रभाव, उसका पर्यावरण पर प्रभाव, उसका महिलाओं पर प्रभाव, उसका बच्चों का प्रभाव। मान लो एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, तो मान लो लेवल 2 में आप ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहे हो, राइट, आप भूमंडलीकरण पढ़ रहे हो, नाम तो सुना ही होगा, एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण पढ़ लो। तो जो कॉजेज हैं भूमंडलीकरण के, ये एनालिटिकल हो गया। एनालिटिकल का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। अब जो बात कह रहा हूं अगर वो तुमने पकड़ ली, आगे चलकर तुम्हारे लिए यूपीएससी की तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। तुम एक एग्रेसिव खिलाड़ी की तरह फ्रंट फुट पर खेलोगे, अदरवाइज पूरे टाइम डिफेंसिव रहोगे और धीरे 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 पीछे की तरफ भागते चले जाओगे। अब जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं, ठीक है, अब जरा हम इसके बारे में देखते हैं। तो अब जो बात मैं आपसे कह रहा हूं समझो कि लेवल 2 में अगर मैं उसके इफेक्ट को जानने की कोशिश, ग्लोबलाइजेशन का हमारी महिलाओं पर क्या असर पड़ा, हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ा, हमारे पारिवारिक पतन पर क्या प्रभाव पड़ा कि जो पहले ज्वाइंट फैमिली थी वो टूट गई, हमारी संस्कृति पर क्या, रहन सहन, खान पान, अर्थव्यवस्था, हमारी जीवन शैली, तो इन सब पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका मतलब है कि आप इसको सिंथेसाइज करते हो, आप इसके प्रभावों को अलग अलग हिस्सों में जोड़कर एक साथ व्याख्या करते हो। दिस इज नोन एज सिंथेसिस, दिस इज नोन एज सिंथेसिस। इसको हम लोग सिंथेसिस यानी कि इसका संश्लेषण कहते हैं। अब जरा ये समझो, अगर तुमने ध्यान से प्री और मेंस का भी, जब मेंस होगा पेपर को एनालिसिस करना, तुम पेपर के एनालिसिस, बहुत ही गहरे एनालिसिस के बाद मैं तुमसे बात कर रहा हूं, राइट, बहुत ही गहरे एनालिसिस के बाद मैं बात कर रहा हूं, वो ये मैं बात कर रहा हूं लेवल 1 और लेवल 2। तो जो भी आपको पढ़ना है, स्टैटोडायनामिक इज आल्सो डिवाइडेड इन द 2 पार्ट। पहले आपका जो पूरा सिलेबस है वो स्टैटोडायनामिक है, आपको इतिहास भूगोल नहीं पढ़ना है, आपको हर चीज के स्टैटोडायनामिक पार्ट को पढ़ना है, नंबर 1, राइट। दूसरा, आपको हर सब्जेक्ट जो स्टैटिक पार्ट है यानी स्थिर, जो आपके बेसिक सब्जेक्ट्स है, इनको भी 2 लेवल में पढ़ना है। लेवल 1 जो कारण यानी कि एनालिसिस, उसके छोटे छोटे कारणों की जांच करना है। दूसरा, उसके प्रभाव में, उसको लेवल 2 में जाकर उसके प्रभाव यानी उसके सिंथेसिस इफेक्ट को पढ़ना है। जब आप इस तरह से पढ़ाई कर पाओगे तब जाकर आप क्या होगा, फ्रंट फुट पे। अच्छा, फ्रंट फुट का मतलब क्या हुआ, जरा और समझो इसको। एक सेना है और सेना के पीछे ढेर सारे, ऐसे सेना के लोग, ढेर सारे सैनिक हैं, ठीक है, ढेर सारे सैनिक हैं, तो ये पूरा सेना है। आगे इनका एक सेना नायक, राजा या जो है लीडर जो होता है वो आगे होता है। तो सेना इस तरह से चलती है। ये लीडर कौन होता है, ये लीडर सबसे ज्यादा क्वालिफाइड व्यक्ति होता है, जिसको युद्ध की ज्यादा से ज्यादा कलाओं के बारे में, रणनीति बनाने के बारे में, उसका हाथ और उसके हथियार और उसका दिमाग सब एक साथ चलते हैं। तो ये क्या होता है, ये दबाव को भी झेल सकता है, साहसी होता है, उसका हृदय बहुत मजबूत होता है, शरीर भी मजबूत होता है, वो स्ट्रैटेजिकली अपने लोगों को एक जोरदार भाषण भी दे सकता है, वो उनको प्रेरित भी कर सकता है, वो दुश्मन को मार भी सकता है। तुमने कई पिक्चरों में देखा होगा, ये कहानियां सुनी होंगी। ये नायक होता है, ये हीरो होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि इस युद्ध को जीतने में, ये बाकी ये भी शरीर है, ये जो सैनिक हैं पीछे ढेर सारे, ये भी सैनिक। अब इस बात की गहराई को समझना कि मैं तुमसे क्या स्ट्रेटजिकली कह रहा हूं। तो इसके पास क्या होता है, ही और शी इज मोर स्किल्ड। ये सबसे ज्यादा अन्य के तुलना में ये स्किल्ड होता है, राइट। ये तलवार भी अच्छी चला लेता है, ये भाला भी फेंक लेता है, शरीर भी मजबूत होता है, दबाव में ये जो है वो काफी अच्छा काम भी कर लेता है, सारी चीजें ये कर लेता है। सो ही और शी इज वेरी स्किल्ड, बहुत ज्यादा स्किल्ड है ये। सो इस पर्टिकुलर कंडीशन में हम यहां पर बात करेंगे कि किस तरह से ये हमारा कार्य करेगा। चलिए, तो आपको भी अगर फ्रंट फुट पे खेलना है, यानी नायक के रूप में रहना है, इस भीड़ से निकलकर अपनी जगह बनानी है यूपीएससी में, सो यू हैव टू बी मोर स्किल्ड। तो दूसरी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर इस यूपीएससी प्रिपरेशन में आपको कुछ स्किल्ड हर हालत में आपको सीखनी पड़ेगी। सिंपल, सबसे इंपॉर्टेंट राइटिंग स्किल। श्रुति ने भी कहा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में श्रुति से फॉर्म भरने में गलती हो गई थी
और आधा पेपर उसको हिंदी में देना पड़ा था। हिंदी के वर्ड्स याद किए, हिंदी के नई नई शब्दावलियां याद की, और लास्ट में भी क्या हुआ, 1 नंबर से रह गए। इस बार उन्होंने वहां मेहनत की, इस तरह से उनकी वोकैबुलरी और ज्यादा स्ट्रांग हुई, सेंटेंस स्ट्रक्चर स्ट्रांग हुआ, और इसका नतीजा निकल कर आया कि उन्होंने रैंक 1 हासिल की। उन्होंने कहा कि राइटिंग स्किल यानी लेखन क्षमता मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। दूसरा, रिवीजन। उन्होंने अपने वीडियो में बार बार यह कहा है कि रिवीजन करिए, बार बार करिए। आप रिवीजन करना ही नहीं चाहते, कई बार मैं वीडियो में बता चुका हूं। साथ ही साथ आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, जो आपके एक स्मार्ट नोट्स जिसे हम लोग कहते हैं, उनको आप पढ़ने की आदत डालिए। रेगुलरिटी, हार कर जीतने की जो क्षमता होती है, रेगुलरिटी बना के रखिए। एक दिन पढ़ लिया, 4 दिन हांफने लगे कि अब भैया हम नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला ना। आपको रेगुलरिटी जो है वो क्या है, लेकर आनी पड़ेगी। सो ये दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट कि आपको इसके साथ चलना है। तो जब आप अगर अब फ्रंट फुट पे आप खेलना चाहेंगे, आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो फ्रंट फुट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आप ये तय करिए कि आपको ये बनना है या आपको ये बनना है। अब वो तरीके बताता हूं कि कैसे हमें इसको लेकर चलना है। तो जो कॉन्सेप्टर बैच है, ठीक है, कॉन्सेप्टर बैच है, उसमें जैसे कई बच्चों ने कहा कि मेरा कोर्स धीमे चल गया है, क्योंकि पिछले 1-1.5 हफ्ते से मैं बहुत ज्यादा अन्य कार्यों की वजह से, इसमें नई नई चीजों की वजह से, टेक्नोलॉजी के साथ में इंगेज था। तो कॉन्सेप्टर बेसिकली 2 लेवल में हमारा चलेगा। लेवल 1, कई लोगों को लग रहा है कि लेवल 1 ही हमारा सब कुछ है, नहीं। और दूसरा लेवल 2। लेवल 1 जो है वो लगभग 13 मंथ का है, तो जो 2 साल मुझे टाइम दे सके वो कॉन्सेप्टर बैच में शामिल हो। तो लेवल 1 के साथ अगर हम बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस, ये लेवल 1 का पार्ट है। ठीक है, और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि मैं करंट से शुरू करता हूं। मैं जैसे अभी एनसीईआरटी क्लास लिया, तो मैंने आज जयशंकर का जो स्टेटमेंट था कि हिस्ट्री एक पर्सपेक्टिव कैसे है, एक देखने का तरीका कैसे है, मैंने आज वहीं से अपनी क्लास को शुरू किया। तो सबसे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक और साइंस लेवल 1। लेकिन सिर्फ इसमें ही काम नहीं चलेगा, टाइम हमें जो देना होता है वो देना होता है स्किल में। स्किल सेकेंड लेवल पे नहीं सीखी जाती। आप जब युद्ध के मैदान में है तो अपने गुरु से कहेंगे, साहब गुरुजी ये बताओ, तलवार चलाना तो हमें आता ही नहीं, यही सिखा दोगे क्या? तो गुरुजी कहेंगे, बेटा अब तो मरने का टाइम आ रहा, अब तलवार सीख के क्या करोगे, अगले जन्म में सीखना। तो युद्ध में जाने से पहले स्किल सीखी जाती है, युद्ध में उतर के स्किल नहीं सीखी जाती है। तो जो फर्स्ट ईयर है उसमें आपको स्किल सीखने, जैसे आंसर राइटिंग प्रोग्राम हो गया, अपने ऑप्शनल पे जो आपकी पकड़ है उस पे आपका हो गया, ये तमाम अन्य चीजें हैं उस पर आपको बहुत ज्यादा फोकस बना के रखना। न्यूज़पेपर रीडिंग हो गया, करंट पे अपनी पकड़ हो गया, स्टैटिस्टिक्स में कॉज एंड इफेक्ट को एस्टैब्लिश करना हो गया, ये चीज हो गई। फिर लेवल 2 आता है, लेवल 2 जिसको हम लोग मेंस कहते हैं, राइट, दिस इज नोन एज मेंस। अब मेंस का जो पार्ट हो गया वो हमारा लेवल 2 का होगा, जो कि 9 से 10 मंथ का हमारा चलता है। तो मेंस में जो है वो आप यहां पर उस एग्जाम के लिए पूरे करेंगे। जो चारों पेपर हैं जीएस के, वो जीएस के चारों पेपर 1, 2, 3, 4 आप यहां पर कवर करते हैं। तो इस हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। लेवल 1 बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और किस रूप में मेरा जो है वो डायमेंशन रन करेगा, ये समझना आपके लिए बड़ा जरूरी है। फॉर एग्जांपल जैसे लेवल 1 की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी टीचर सब्जेक्ट तो पढ़ा देंगे, लेकिन जो एनएलपी है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, उसको पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो लेवल 1 में हमें कैसे पढ़ना है, मान लो मैं सब्जेक्ट लेता हूं ज्योग्राफी। इकोनॉमी में इस बार मैं लेकर आ रहा हूं 7 स्टोरीज ऑफ इकोनॉमी। याद है मैंने कहा था कि कोविड के बाद दुनिया बदल गई। मेरा कोई पुराना स्टूडेंट जरूर होगा यहां क्लास में जो मुझे बताएगा, मैंने कहा था कि कोविड के बाद पूरी दुनिया बदल गई है, और कोविड के बाद जो है वो काफी चीजों में एक परिवर्तन हमें देखने को मिला है, राइट। और इस बार का अगर प्री का पेपर देखोगे तो पोस्ट कोविड और कोविड को लेकर इतने ज्यादा क्वेश्चन आए, इतने ज्यादा क्वेश्चन आए। और मैंने कहा था कि मैं 7 स्टोरीज ऑफ इकोनॉमी 2.0 लेकर आ रहा हूं, यानी कि कोविड के बाद क्या परिवर्तन हुए, कोविड नाम का एक संकट हमें किस तरह से क्रांतिकता की तरफ लेकर जा रहा है, किस तरह से हमारा हेल्थ सेक्टर, हमारी फॉरेन पॉलिसी, आपने देखा होगा भारत का एग्रेसिवनेस बढ़ता चला जा रहा है, और भारत के खिलाफ भी एक न्यू वर्ड ऑर्डर आ गया। एक वर्ड मैंने यूज किया था, न्यू वर्ड ऑर्डर, याद है आप लोगों को? न्यू वर्ड ऑर्डर के बारे में मैंने बात किया था, ठीक है, वर्ड ऑर्डर के बारे में बात किया था कि पूरी दुनिया बदल रही है। और आप देखिए डेली के डेली न्यूज़पेपर में हमारे विदेश मंत्री, उनके बयान, भारत के खिलाफ होने वाली लामबंदी, कल जो इस्लामिक कंट्रीज का जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो भारत के खिलाफ जो है, एक छोटी सी बात को लेकर इतना वैश्विक तूल बनाने की आवश्यकता नहीं थी, ये एक वैश्विक रणनीति का हिस्सा है। इधर खालिस्तान मूवमेंट का जो हिस्सा है वो लगातार चलता चला जा रहा है।
तो ऐसी बहुत सी चीजें एक साथ हो रही हैं जिनको अगर आप बुनेंगे तो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आपको दिखाई पड़ रहा है। जहां हमारे विदेश मंत्री जाकर यूरोप को उंगली दिखा, आपने मैंने कितनी बार क्लासेस में आपको पढ़ाया है, वन हु इज वेस्टर्न दैट इज मॉडर्न। यही हमारी बहुत लंबे समय तक बीमारी रही। हर वो चीज जो पश्चिमी है वही आधुनिक है। इसी चीज ने हमारा बेड़ा गर्क किया। आज यूरोप में बैठकर हम ये कह रहे हैं कि यूरोप, मैंने कई बार क्लास में कई बच्चों ने पूछा वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, मैंने कहा पहली बात तो मैं इसी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि इसको वर्ल्ड वॉर कहा जाए। क्या केवल यूरोप ही पूरा विश्व है? आज हमारे विदेश मंत्री ने यही बात कही कि जो यूरोप है वो इस मानसिकता से निकले कि केवल यूरोप ही जो है पूरा विश्व नहीं है। याद रखिएगा, वो विश्व नहीं है। यूरोप की समस्याएं विश्व की समस्याएं नहीं है, और पूरे विश्व की समस्याएं अगर यूरोप कहे कि नहीं भाई हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब है बहुत बड़ी गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। राइट? सो इस चीज से हमें देखना पड़ेगा। और तीसरा, मेरे बच्चों ने कहा कि सर आप हिस्ट्री बहुत सही पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रही नई हिस्ट्री। सो मैं ये टीच करूंगा हिस्ट्री। बाकी साइंस और पॉलिटी दो अलग अलग टीचर, जैसे सिंह साहब हो गए वो साइंस के साथ आएंगे, और नए टीचर जो हैं वो हमारे साथ पॉलिटी में जोड़ेंगे। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि हम इसको किस तरह से करेंगे। तो ज्योग्राफी मेरे साथ, 7 स्टोरी ऑफ इकोनॉमी 2.1 मेरे साथ आएगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आप समझेंगे। और ये एक ऐसी चीज है जिसमें आपको भारत की समाज, भारत की राजनीति, भारत का जो वैश्विक नीति, ये सारी चीजें एक साथ समझ में आएंगी। तो ये लेवल 1 हो गया। ठीक है, इसमें हम 2 क्लासेस एक साथ लेके चल सकते हैं। अब स्ट्रेटजी अगली है कि अगर मुझे 2023 में एग्जाम देना है तो पहली बात तो मैं आपसे कहूंगा प्लीज मुझे 2 साल दें। लेकिन अगर आप देर कर रहे हैं तो आप देर से जगह आपकी अपनी कुछ दिक्कतें हो जाए। अगर मुझे मिनिमम आपको 2 साल देना पड़ेगा। रीजन ये है कि सिर्फ आपको लगता है कि सिलेबस को पूरा करा लेने से सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं 10 बार सिलेबस पूरा करा दूं, नहीं होगा। जब तक आप सिलेबस के साथ स्किल आप नहीं सीखेंगे कि मुझे कैसे प्रेशर में जवाब देना है, मुझे कैसे डिफरेंट डायमेंशंस क्रिएट करने हैं, मुझे ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, तब तक आप कभी भी जो है वो आप इसमें कार्य नहीं कर पाएंगे। सो सिलेबस और स्किल दोनों को जब आप मिलाते हैं तब जाकर आपकी तैयारी होती है। दैट नीड्स लॉट ऑफ टाइम। इसमें बहुत स्किल में आपको, आप समझिए कि मैं मेडिटेशन की क्लासेस लेता रहा हूं, आगे भी लेता रहूंगा। जब मैं मेडिटेशन की बात करता हूं तो यह भी एक स्किल है। कॉल न्यूपोर्ट डीप फोकस नाम की अपनी किताब में लिखते हैं कि भाई मेरे, अगर आज की दुनिया में जो सबसे बड़ी समस्या आपका मोबाइल, आपके आसपास होने वाली घटना आपको पढ़ने नहीं दे रही है, आपको ये पता ही नहीं। उन्होंने कहा कि इफ यू आर गोइंग, जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, कितना बड़ा आपका लॉस है, इसकी कैलकुलेशन कॉल न्यूपोर्ट अपनी बुक में करते हैं तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। वो ये कहते हैं फॉर एग्जाम्पल आप अभी ए टास्क में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ी देर ही आपका एक फोन रखा हुआ है और फोन में कुछ नोटिफिकेशन टिंग की आवाज हुई और आप सिंपली गए, आपने सिर्फ 2 मैसेज रीड किया एंड यू जस्ट कम बैक टू योर स्टडीज। वो कहते हैं आप लौट ही नहीं पाओगे। रीजन उन्होंने बताया कि हमारे माइंड में रेसिडुअल फाइल्स बनती हैं और जैसे ही आप यहां गए, ये रेसिडुअल फाइल्स यानी कि बची हुई फाइलें बन जाएंगी, जो कुछ उसकी यादें हैं, जो उसमें कुछ लिखा गया है, उसमें जो भाव हैं, और फिर जैसे ही आप वो लौटोगे तो ये जैसे हमारी जंक फाइल्स होती है हमारे दिमाग में बैठ जाएगा और अब आपकी पढ़ाई की एफिशिएंसी घट जाएगी। और अगर आप ये 4 बार 5 बार 6 बार करते हैं तो आप इसको नहीं पढ़ पाएंगे। अब सवाल ये है, राइट, ये सवाल है कि कैसे जो है हम यहां पर अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडा। ये बहुत ही जरूरी फंडामेंटल सेगमेंट्स होते हैं। अब जो बच्चे 2023 में देना चाहते हैं वो कैसे हमारे साथ पढ़ाई कर सकते हैं, तो कॉन्सेप्टर बैच वो मेरे साथ चल रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे हम 20 जून के आसपास वी विल स्टार्ट मेंस बैच, तो 20 जून के आसपास हम मेंस बैच शुरू कर रहे हैं। अब जो बच्चे जल्दी एग्जाम देना है वो कॉन्सेप्टर फर्स्ट ईयर, यानी ये 2 साल का बैच है, प्लस वो मेंस का बैच ज्वाइन करेंगे। जैसे इसमें हम एथिक्स शुरू करेंगे, ठीक है, एथिक्स के साथ हम बैच शुरू कर देंगे। तो इसका जीएस से कोई खास लेना देना नहीं है, तो आप 2 चीजें एक साथ जो है वो तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्टर बैच और ये हमारा मेंस एक साथ। अगर जिनको 2023 देना है तो उनको कोई डरने या घबराने की जरूरत नहीं कि आज ज्योग्राफी हो रही है, कल हिस्ट्री होगी, फलाना नहीं। एक साथ 2 क्लासेस, और अभी आने वाले टाइम में यानी जून एंड में 2 क्लास एक साथ चलनी शुरू हो जाएगी लेवल 1 में भी, तो इससे वो बहुत जल्दी आगे बढ़ पाएंगे। और इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम आपको ध्यान देने की जरूरत है, और वो क्या है ये भी आप समझिए। वो ये समझने की जरूरत है कि हमें एक स्टडी इकोसिस्टम चाहिए होता है। समझो स्टडी इकोसिस्टम क्या होता है। ज्यादातर मैंने ये देखा है कि जो बच्चे होते हैं वो टेस्ट नहीं देते हैं। इस बार अगर आप लोगों ने प्री देखा होगा तो टेस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट क्या काम करता है इसकी साइकोलॉजी समझो।
हम जब पढ़ाई करते हैं तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमेशा छूट जाते हैं। अगर तुम लोगों ने इस बार प्री का एग्जाम दिया होगा या तुम्हारे किसी जानने वाले ने दिया होगा तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि उस कंडीशन में कि ऑप्शन ए समझ में आ रहा है, ठीक है, या 1 समझ में आ रहा है, 2 समझ में आ रहा है, लेकिन थर्ड होगा कि नहीं होगा हमें नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जब ऑप्शन में आया कि 1 2 3 4 चारों सही हैं, 1 2 3 सही है, अब तुम फंस गए हो कि तीसरे वाले को इंक्लूड करें या ना करें, ठीक है, करें या ना करें। तो अब उसको क्या होता है, जब आप टेस्ट देते हो तो आपके फिलर्स का होना बड़ा जरूरी है। और हमने क्या किया है, हमने एक लाइव क्विज शुरू कर दिया है। डेली हम न्यूज़पेपर फलाना डिकाना एनसीईआरटी से, साथ ही साथ आपको पैसे भी हम दे रहे हैं, एक इनाम दे रहे हैं कि मोटिवेशन मिले, पर डे आप पैसा जीत के चले जाओ। तो आपको डेली टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये टेस्ट का इकोसिस्टम आया, इसके बाद अगला जो आपको चैलेंज आने वाला है वो आने वाला है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, कि हम अपना समय कैसे मैनेज करें, कोई हमें पुश करता रहे। 1-2 महीने तो आप जोश में रहते हैं, मुझे ईमानदारी से बताना क्या होता है कि उसके बाद आपको क्या होता है, आप स्लो हो जाते हैं, आपको कोई टोकने वाला नहीं है। ऐसा इकोसिस्टम लेकर आ रहा हूं कि आपके सर पे एक आदमी बिठा दूंगा, चाहे आप डिजिटल क्लास में क्यों ना हो, राइट। तो आपको लगता है अरे यार कोई मुझे बताए कि मैं टाइम टेबल फॉलो कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, मेरे पढ़ने में मन नहीं लग रहा, कोई मुझे टोकने वाला नहीं है, मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं, कोई टोकने वाला नहीं, मैं अपने खान पान पे ध्यान दे रहा हूं, कोई टोकने वाला नहीं है, मैं अपनी बात कहूं किससे। तो मेरे पास भी बहुत प्रेशर है भाई इतने लोगों से, तो मैं जितना हो सकता है उतना जवाब देता हूं। इसीलिए नई ऐप लेकर आया ओजान कैडू पे कि यहां हम कम से कम एक से बात कर सकेंगे, हम एक क्लब बना सकेंगे, हम विषयों पर डिबेट कर पाएंगे, और साथ ही साथ एक नए प्रोग्राम के अंतर्गत आपके ऊपर एक विजिलेंस बिठाऊंगा कॉन्सेप्टर में कि आपकी ये सारी चीजें वॉच हो डेली बेसिस पे। और जब ये हो जाएगा, मैं अब जानता हूं कि पढ़ाने में, करंट अफेयर्स में, एनालिटिकल पार्ट में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हो रही है कि स्टूडेंट जो है, जो उधर बैठा हुआ है, उसके ऊपर कोई डंडा लेके नहीं बैठा हुआ है, और कोई बैठ भी नहीं सकता। माना जाता है कि आप सिंसियर हो गए, सीनियर हो गए, लेकिन अब वो डंडा भी लेके बैठा जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो अगर मैं आपसे आपका टाइम टेबल फॉलो करा लूं, और आपका टाइम टेबल, आपका रीडिंग जिसे हम लोग कहते हैं क्विसेंट, आरक्यू, तो रीडिंग क्विसेंट अगर मैं निकाल लूं कि एक्चुअली में आप कितनी देर पढ़ते हो और उसका आउटपुट क्या है, कहां नहीं पढ़ते हो और इरेगुलरिटी कितनी है, परसिस्टेंस ऑफ स्टडी है या नहीं, यानी कि आप लगातार पढ़ाई करते हो कि नहीं करते हो, अगर मैं बस ये निकाल लूं, राइट, तो उससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, राइट। तो धीरे धीरे हम लोग काफी इसमें इंप्रूव करेंगे, ऐप में बहुत सी इंप्रूवमेंट आती रहेंगी, राइट। ऐप में हम काफी कुछ अच्छा कर भी पाएंगे, जो कमियां हैं वो 1-2 दिन में निकल जाएंगी। तो सिर्फ मेरा 1-2 दिन ही जो है वो सेटबैक है, थोड़ा मैं स्लो हूं। मैं ज्योग्राफी शुरू करने जा रहा हूं, और ज्योग्राफी और हिस्ट्री और इकोनॉमी ये मेरे साथ आप जो है शुरू करेंगे, और इसमें मैं कहानियों के थ्रू आपको ये पढ़ाऊंगा ताकि आपके लिए इसको पढ़ना और समझना बहुत आसान हो जाए। और पूरी कोशिश रहेगी कि प्री का जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट लेवल पूरा होते ही आपका प्री अपने आप ही ऑटोमेटिकली यहां से निकल जाना चाहिए। बाकी आप जो जो मुझे सुझाव देंगे ऐप को लेकर, उसमें वो करेक्शन होते चले जाएंगे। अच्छी बात है कि ये लोग करेक्शन के लिए रेडी हैं, और वो करेक्शन हो जाएगा। इसीलिए मैं थोड़ा सा स्लो भी था, आपको लगा कि मैं शायद क्लास नहीं ले रहा हूं या कुछ भी ऐसी बात है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक पूरा इकोसिस्टम ट्रांसफर हो रहा है, बाकी हमारे हाथ में, हम एक साथ 2-2 सब्जेक्ट लेकर चल पाएंगे तो बहुत आसानी से वो पूरा हो जाएगा। कोर्स को जल्दी पूरा कराना कभी भी विजेता की पहचान नहीं होती है। सवाल है कि हम अपने स्टूडेंट को सही स्ट्रैटेजी के साथ लेकर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो कोशिश करिए, जो फर्स्ट ईयर है, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं फर्स्ट ईयर, एक टाइम टेबल बनाएं 6 आवर्स का, प्लीज 6 आवर्स का टाइम टेबल बना ले। सिर्फ इस 6 आवर में 2-3 चीजें मेरे कहने पर वो बना ले, और ये बनाएं, क्योंकि हो सकता है कि मैं इसको ऑटोमेटेड कर दूं। आपको हो सकता है कि मेरे कॉन्सेप्टर बैच में आपको इस बार 3, अभी तो मैंने सिर्फ वेबसाइट आपको दिया है, नई ऐप दी है, अभी 3 बम फूटने वाले हैं आपके ऊपर। एक ऐसा इकोसिस्टम आने जा रहा है, आप बच के भाग ही नहीं पाओगे कहीं, ठीक है, बच के भाग ही नहीं पाओगे। मुझे आपका डे टू डे रिकॉर्ड मिलेगा, टेंशन ना लो। जब मैं कह रहा हूं तो मैं तैयारियां भी करके आया हूं, ठीक है। बस 20 जून 25 जून तक मुझे ये काम जो है वो निपटा लेना है। मुझे 6 आवर का टाइम टेबल, इसमें ध्यान रखें। मैंने देखा लास्ट ईयर के भी बच्चों से, मैंने देखा वो फिजिकल एक्सरसाइज को अवॉइड कर रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज को अवॉइड कर रहे हैं। प्लीज इन एनी फॉर्म, डांस करो, योगा करो, दौड़ो, जो भी करना है, स्विमिंग करो, जो भी आपको सही सुटेबल लग रहा है, बट मुझे आपके टाइम टेबल में 30 मिनट एक्सरसाइज टाइम चाहिए।
मुझे यहीं से शुरुआत करनी है, चाहे शाम को करो चाहे सुबह करो, मुझे इससे मतलब नहीं, लेकिन 30 मिनट कॉन्सेप्टर के लिए मस्ट है, कोई अवॉइडेंस नहीं है इसमें, कोई अवॉइडेंस नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, और तुम कहोगे कि यार ये क्यों कह रहे हैं, ये पढ़ाते हिस्ट्री का टाइम टेबल, अरे क्या करोगे हिस्ट्री, कौन सी किताब तुम्हारे पास है नहीं है, और होना जाना तुम्हारा वैसे भी कुछ नहीं है, क्योंकि तुम थकोगे, गलतियां करोगे, 2-3 महीने बाद जब तुम्हारी सारी एनर्जी, जो मम्मी का घी का लड्डू है, जब खत्म हो जाएगा तब तुम इससे बाहर हो जाओगे। क्लियर है? तो वहां हमें यह काम नहीं करना है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज, दूसरा मैंने कहा न्यूज़पेपर, कुछ करो चाहे ना करो, बस खाली न्यूज़पेपर पढ़ो। तीसरा राइटिंग। इन 3 का टाइम टेबल मुझे दे दो, फिर 6 घंटे का अपना टाइम टेबल इसके साथ सेट कर लो, चाहे आप जो करना है वो करो, मुझे 6 घंटे का टाइम टेबल फर्स्ट में दो, और जो सेकंड में है वो 8 घंटे का टाइम टेबल मुझे दे दे, 8 आवर्स मेंस के लिए। और इसमें रिवीजन टाइम जरूरी है, चाहे आप कुछ करिए चाहे ना करिए, रिवीजन करिए, दोहराओ। ये टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। तो चाहे मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊं, मैं 2 बैच पढ़ाऊं, इसके अंदर आपकी बॉडी रेडी होनी चाहिए। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप लिख के रख लीजिए, आपको जो बीमारियां होंगी, जो आपके साथ दिक्कतें होंगी, जो आपको मेंटल स्ट्रेस आएगा, उससे आप नहीं निकल पाओगे। ना आप अपने माइंड समझते हो, ना आप अपना जो है वो डायरेक्शन समझते हो। तो मेरी भी क्लासेस जो है इसी मंथ से 2-2 शुरू हो जाएंगी, 2 सब्जेक्ट एक साथ चलेंगे। और ज्योग्राफी हम लोग कर रहे हैं, इसके साथ साथ मैं जो है वो इकोनॉमिक्स भी शुरू कर रहा हूं। और इसके साथ साथ जिन बच्चों को जल्दी एग्जाम देना है, बस वो उन्हें बताना है 2023 में देना है, उनका मेंस भी शुरू हो जाएगा लगभग 20 जून से, यानी कि विद इन 10 डेज, राइट। तो विद इन 10 डेज उनका यहां शुरू हो जाएगा, वो एथिक्स के साथ, यानी जीएस पेपर 4 के साथ। तो दिन भर पढ़ाई करो, कोई टेंशन नहीं है। मैपिंग की क्लास मत छोड़ना। मैपिंग की क्लास को पिछली बार बहुत से बच्चों ने कहा अरे फ्री का है, पैसा तो ओजांग सर ले नहीं रहे, तो फ्री की चीजों की वजह से भी कोई इज्जत नहीं होती है। लेकिन अगर जिसने भी इस बार पेपर देखा होगा, तो जो मैपिंग आपको लगता हो कि ऑक्सफोर्ड मैप पढ़ लेना बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं, मैपिंग बहुत डेप्थ में है, मैपिंग की बहुत सी ज्यादा डायमेंशन है, राइट। तो वो सारी चीजें हम जो है वो लेकर आ रहे हैं। और मैपिंग की क्लास इस बार जो है, अगर जिस तरह से मैंने करंट अफेयर्स मैपिंग और तमाम तरह की मैपिंग कराई थी, वो सारी की सारी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। और इस बार सर की क्लास से 11 के आसपास क्वेश्चन जो है टोटल करंट अफेयर्स, आईआर और इसमें जो है ज्योग्राफी मैपिंग में जो है फंसे थे। तो उसकी इंपॉर्टेंस को आप समझिए कि वो इंपॉर्टेंस क्या है, वो किस तरह से काम कर रही है, तो इसके साथ रहिए, ठीक है। और जिन बच्चों को भी अगर कोई डाउट है कि मुझे इस समय एग्जाम देना, आपको सिर्फ बताना है कि 2023 उनका ग्रुप अलग हो जाएगा, जिनको 2024 में देना उनको कोई टेंशन इसमें लेने की जरूरत नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट है वो मुझसे बात कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि यही एक सब्जेक्ट एक ही बार पढ़ा जाएगा। हर सब्जेक्ट यहां 2 बार पढ़ा जाएगा। एक बार जो है वो स्टैटोडायनामिक मेथड को एस्टैब्लिश करना जरूरी है। क्लियर है? तो आप बताते रहिए, आपके लिए कोर्सेज उस तरह से तैयार हो जाएंगे। तो 2 पैरेलल कोर्सेज एक साथ चलेंगे। आपको 2023 देना है, यू कैन गो ओवर देयर। 2024 देना है, आप मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कम से कम ये बताने की जरूरत नहीं कि रिजल्ट क्या होता है, प्री में क्वेश्चन कहां से आते हैं, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब लेवल 1 में आपको पढ़ना क्या चाहिए, पहले ये देखो। इसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एनसीईआरटी प्लस एनआईओएस, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं लेवल 1 के लिए। लेवल 2 के लिए स्टैंडर्ड हम जाते हैं, और लेवल 2 में हमें मेंस प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा हमारे पास तरीका है। क्लियर है? तो इस तरह से हमें अपनी पढ़ाई करनी है, इस तरह से हमें अपनी चीजें जो है सही करनी है, तो ही हम जो है वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। कॉन्सेप्टर बैच वैसे भी सबसे ज्यादा हम स्किल्ड बैच है। सो देयर आर सम सेट ऑफ स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल, न्यूज़पेपर रीडिंग, मेडिटेशन, हेल्थ, ये सब सेट ऑफ स्किल्स है जिस पे आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। सो मेक योर टारगेट्स एंड वी स्टार्ट। जून से ही हमारा बहुत प्रेशर बढ़ने जा रहा है, तो हम दोनों बैच एक साथ कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। राइट, सो डाउनलोड दिस ऐप एंड वी विल स्टार्ट ऑल्सो एनसीईआरटी एंड तमिलनाडु हिस्ट्री, इस बार हम शुरू कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस। और कल मेरा ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर है, उसके बाद ज्योग्राफी और फिर मैं कुछ ही दिनों के अंदर इकोनॉमिक्स दोनों एक साथ शुरू कर दूंगा, जिसमें 7 स्टोरी ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ में आगे लेकर चलूंगा। और 20 के साथ साथ इथिक्स शुरू हो जाएगा। तो जिनको जल्दी कोर्स करना है वो अपना एक रिक्वेस्ट हमें दे देंगे, एंड उनका जो कोर्स वो 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग इन अ पैरेलल वे, आप एक साथ जो उन्हें लेके चल सकते हैं।
क्लियर है? और जिनको भी कोई दिक्कत है वो मुझसे बात कर सकते हैं काउंसलर के थ्रू, मुझे बता सकते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं। और बी प्रिपेयर फॉर द लॉन्गर टर्म्स, हमें काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है। 7 स्टोरी ऑफ इकोनॉमिक्स इस बार कॉन्सेप्टर में मैं इनबिल्ड करके दे रहा हूं, राइट, इस बार उसके साथ ही जाएगा। और अब कॉन्सेप्टर की सारी क्लासेस इसी ऐप पे ही होंगी, जितने भी हमारे जो नई ऐप हैं। जो पुरानी क्लासेस हैं वो पुरानी ऐप पे चलती रहेंगी, वो उसका जो टाइम फ्रेम है वो अपना चलता रहेगा, बट अब मैं इसी ऐप पे आपसे मिलता रहूंगा। जो बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लें। एनसीईआरटी आंदोलन का नया बैच 4 से शुरू हो रहा है, सो वी कैन डू दैट। पुरानी ऐप पे जो क्लासेस थी वो वहां चलती रहेंगी, नई ऐप पे कॉन्सेप्टर की बैच जो चलेगा इसी के लिए था, क्योंकि इसमें मुझे कुछ 2-3 चीजें नई लेकर आनी है, इंटरेक्शन ज्यादा बढ़ाना है, डिबेट शुरू करनी है, तो उसके लिए मुझे एक इस नई ऐप की जरूरत थी, राइट। चलिए मिलते हैं हम लोग। और इस ऐप में जो और करेक्शन है वो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मेरे काउंसलर को मैसेज कर सकते हैं, तो 1-2 दिन में हम भी जो है वो काफ़ी इसमें जो है इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, काफ़ी सुधार कर सकते हैं, नई चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। मैं भी थोड़ा सा इसको और इसके साथ फैमिलियर हो जाऊं तो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण रहेगा। ये राबिया हैं, ये कोई बात कहना चाह रही हैं, तो ज़रा मैं इसमें सुनना चाह रहा हूँ कि वो क्या है, मैं भी थोड़ा सा देख लूँ, ठीक है, क्या वो कहना चाह रहे हैं। अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो चलिए मिलता हूं मैं आप लोगों से। थैंक यू सो मच दोस्तों, जुड़े रहिए, और ऑप्शनल मैं ढेर सारे लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए।